वेलकम टू इम्यूनोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब जो हमारा लेक्चर है ना वो प्रीवियस लेक्चर को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। इसमें जो हम डिज़ीज़ हमारी रहती थी ना 7 से लेकर हमारी 11 तक ये हमने करनी है। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को ये कहूँ कि आज की जो डिज़ीज़ है ना, लिटरली जब मैंने इसकी पिक्चर निकाली ना वो इतनी गंदी थी, मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं साथ अटैच करूँ। आप लोग खुद जाओ गूगल पे जाके ना उसकी देख लेना। अच्छा, वो है क्या, पहले तो डिज़ीज़ पढ़ते हैं। पेम्फाइगस। यार जाके ना सिर्फ और सिर्फ पहले पहले लेक्चर को यही वो कर लो और जाके ना स्किन की डिजीज़ देखो। पता नहीं मुझे इससे इतनी खार आई है, मेरा दिल ही नहीं चाह के मैं यहाँ लगाऊँ अटैच करूँ। इस टाइप के ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। अच्छा, होता क्या है इस डिज़ीज़ में, इसको कहते हैं पेम्फाइगस और ये एक स्किन डिज़ीज़ है। इसमें हमने अब तक 3 स्किन डिज़ीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगी। एक स्किन डिज़ीज़ पेम्फाइगस और दूसरी मैं आपको पढ़ाऊँगी पेसोरियासिस। पेसोरियासिस ये भी स्किन डिजीज़ है। उसके बाद ना एसएलई में भी हम स्किन का पढ़ेंगे। वैसे तो ये वाली जो डिजीज़ है ये तो मोस्ट डेंजरस है क्योंकि ये मल्टीपल ऑर्गन्स को टारगेट कर रही हैं। ये वाली अब तक जितनी हमने डिजीज़ पढ़ी वो सिर्फ एक चीज़ को टारगेट कर रही थी। अब जैसे पेम्फाइगस है वो स्किन को टारगेट कर रही है, पेसोरियासिस स्किन को भी कर रही है, साथ में जॉइंट्स को भी कर रही है, लेकिन इतना नहीं है कि मल्टीपल ऑर्गन्स को नहीं कर रही। लेकिन जो एसएलई है ना, आगे मैं स्किन का बताऊँगी, वो स्किन को भी अफेक्ट कर रही है। वो ना डिफरेंट मल्टीपल ऑर्गन्स को अटैक कर रही है और वो बहुत डेंजरस होती है। यूएचएस का मोस्ट फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन बात यह है कि अभी हम पढ़ें स्किन डिजीज़ से रिलेटेड। सबसे पहले है पेम्फाइगस। पेम्फाइगस में क्या होता है कि बेसिकली इसमें हमारे पास ऐसी ऑटो, इसमें ना आप क्या करो, ये ना वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आता है, एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती है अगेंस्ट डेस्मोग्लिन। डेस्मोग्लिन क्या है, ऐसी प्रोटीन जो कि हमारी टाइट जंक्शंस बनाती है। मतलब ये मेरी स्किन है, मेरी स्किन में ना आपस में सेल्स जुड़े हुए हैं थ्रू टाइट जंक्शंस। ये टाइट जंक्शंस कौन बना रहा है, एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं डेस्मोग्लिन, वो बना रही है। उसके खिलाफ ना ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और डेस्मोग्लिन नहीं जब जब बनेगी तो उसमें क्या होगा, हमारे टाइट जंक्शंस नहीं बनेंगे और आपस में ना ये खुले हो जाएंगे और यहाँ ब्लिस्टर्स बन जाएंगे। लिटरली इसके ब्लिस्टर्स इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं, मेरा दिल नहीं चाह के मैं उसको दोबारा देखूँ पिक्चर को, और मतलब मुझे डर लग गया बस। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, आपने ये याद रखना है पेम्फाइगस इस टाइप की डिजीज़ है। अब आ जाते हैं पेसोरियासिस पे। पेसोरियासिस में क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें बुली बन रहे हैं, बुली भी कहते हैं, ब्लिस्टर्स भी कहते हैं, सिंपल इन वर्ड्स। अच्छा, इसको कहते हैं पेसोरियासिस। पेसोरियासिस क्या है, क्रॉनिक ऑटो इम्यून स्किन डिजीज़ है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है स्किन में। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपने, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, इससे कर लो तो वेल एंड गुड हो जाएगा। पेसोरियासिस में ना आपने शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। क्रॉनिक ऑटो इम्यून स्किन डिजीज़ है, स्किन पे क्या हो जाता है, इरिथमेटोस विद सिल्वरी स्केल्स बन जाते हैं। मतलब क्या, वहाँ बन रहे थे, वहाँ पर ऑटो इम्यून पेम्फाइगस में बन रही थी हमारे टाइट जंक्शंस जो कि डेस्मोग्लिन उस प्रोटीन के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़। जो पेसोरियासिस है, अच्छा याद रखना, इन डिज़ीज़ के नेम्स आप लोगों ने खुद याद करने हैं। मैं तो कहूँगी रट्टा ना लगाओ। जिन डिज़ीज़ के नाम आते हैं तो वो आप, जब मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया था कि आपको 6 आपने ऑटो इम्यून डिज़ीज़ के नेम लिखने हैं, तो वो आप खुद से भी लिख सकते हो, एक दो तो आपको याद ही होंगी। अगर जोन से डिजीज़ के नाम याद नहीं है ना, बस उसमें ये देख लो एज ए एमसीक्यूज़ के तौर पे कि ये किस चीज़ की डिजीज़ है। इसलिए मैं ना आपको अपनी तरतीब से लेकर चल रही हूँ, लेविंसन की तरतीब से लेकर नहीं जा रही। पेसोरियासिस में इसकी क्रॉनिक स्किन डिजीज़ है, इसमें इरिथमेटोस बन जाते हैं। इरिथमा ना 5 टाइप्स के हम पढ़ते हैं, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है, नील पड़े हुए होते हैं, तो इसमें साथ में सिल्वरी स्केल्स भी होते हैं। इसमें पेसोरियाटिक आर्थराइटिस, बंदे को आर्थराइटिस भी होता है, और साथ में इसके जो आर्म्स और ये है ना एल्बोज़, इनकी जगहों पे इन वाली स्किन में ना ज़्यादा मसला होता है। अच्छा, इसमें वजह क्या है, कॉज क्या है, ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं देखा जाए अब तक यूनिक। अच्छा, अब तक मैंने जितने भी आपको डिजीज़ बताई उसमें एचएलए जब जीन्स बताती थी तो मैं एमएचसी 2 में मैंने आपको कहा था बनाने वाला एक जीन होता है, एमएचसी को 2 को बनाने वाला एचएलए डी जीन होता है। और मैंने डॉक्टर से अब तक जितनी भी हमने पढ़ी ना, डी आर में मसला था, DR2 का पढ़ा, DR3 का पढ़ा, DR4, मतलब इस टाइप का पढ़ा। लेकिन अब जो है ना, उन्होंने कहा एमएचसी जो क्लास 1 होती है उसको बनाने के लिए हमें पता है 3 जीन्स होते हैं, और HLA होता है, B होता है और C होता है। जो HLA-C है ना, उसमें W6 अगर इसमें अलील आ गया ना, उस इंसान को ना पेसोरियासिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक जेनेटिक इसका कॉज है, दूसरा ये कि इसमें ना हमारे, और इन्होंने कॉज बताया हुआ था, एक और बता देती हूँ, हाँ, डेंड्रेटिक सेल्स, मैक्रोफेज और टी सेल्स ज़रा पागल हुए होते हैं इसमें।
बस ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखो ये स्किन की एक डिजीज़ है, इसमें पसोरियाटिक आर्थराइटिस भी होता है। कॉज क्या है? HLA-C W6 अलील है जो कि MHC1 का है। हमेशा याद रखना, मैंने आपको ये बात बताई भी है, याद यहाँ बता देती हूँ फिर से। हम हमेशा ये पढ़ते थे अब तक जितने भी मैंने आपको बताया MHC2 का बताया। MHC2 किस पर होती है? हमारे APCs पे होती है। हम लोग अब तक इतना वाइंड अप करके आ चुके हैं। और इसको बनाने वाला एक जीन होता है, HLA-D जीन होता है, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, HLA-DP, DQ और DR। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में DQ से मैंने कहा था इसको Q से याद रखना, लेकिन आप इसको Q से याद ना रखो, P से भी याद कर सकते हो, मतलब DPQR। DP से याद कर लो, DP नहीं लगाते हम लोग, उससे याद कर लो। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। और अब तक जितनी डिजीज़ देखी हमने DR में अलील जो होता था ना उसका देख रहे थे। आगे SLE आएगी, उसमें भी DR का मसला होगा, और आगे रहमतिक फ़ीवर आएगा, उसमें भी DR का मसला होगा। लेकिन अब हम वाहिद पसोरियासिस डिज़ीज़ पढ़ें जिसमें मैंने आपको कहा MHC1 में मसला है। MHC1 किस पे होती है? ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स पे होती है। MHC1 को बनाने वाले 3 जीन्स होते हैं, 3 अलील्स होते हैं। HLA A होता है, B होता है और C होता है, और जिसमें CW6 अलील होगा ना उसमें चांसेस है कि उसको पसोरियासिस होगा, और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज़ है। सिंपल इज़ दैट। 2 डिजीज़ हमने स्किन की पढ़ ली। अब मैंने ये भी बता दिया SLE पढ़ेंगे, रोमेटिक फ़ीवर पढ़ेंगे, रोमेटिक फ़ीवर कह रही हूँ, रोमेटाइड आर्थराइटिस, इसमें भी हम स्किन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्किन से आपने ये चीज़ नहीं बोलनी, इसको आपने लगाना है लगा लो, जहाँ भी लगाते हो लगा लो, एज़ योर विश। मैं कहाँ लगाऊँ भाई? मैं यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है, स्किन डिजीज़ का। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग एक ग्लोमेरुलस, ये एंड में कराऊंगी। पहले हम आ जाते हैं अपने GIT ट्रैक पे। अच्छा, अब ना ये वैसी डिज़ीज़, सिलिक डिज़ीज़ आपने मोस्टली सुनी हुई होगी। हमारे पास GIT होता है। GIT ट्रैक क्या होता है? हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और वहाँ से हम लोग फीसिस कर रहे होते हैं। तो अब क्या होता है, किसी इंसान को ना सिलिक डिज़ीज़ हो जाएगी। अब सिलिक डिज़ीज़ का दूसरा नाम ये है, इसको ग्लूटन इंटेरोपैथी भी कहते हैं, ग्लूटन इंटेरोपैथी भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, सिलिक सप्रू भी कहते हैं, सप्रो ना भी याद रखो, बस ग्लूटन इंटेरोपैथी याद कर लो। इसमें क्या हो रहा है, सिलिक डिजीज़ में याद रखना, सिलाई से याद कर लो, सिलाई। या सिलिक डिजीज़ को आप ऐसे भी आ सकते हो, वो इंसान गंदुम नहीं खा सकता, मतलब आप हम लोग पाकिस्तानी, हम लोग क्या खाते हैं? हम रोटी खाते हैं, और वो गंदुम की होती है मोस्टली, वो या जौ की, ज़्यादा कुछ लोग ज़्यादा एडवांस हो तो वो जौ की खाते हैं, लेकिन हम जो है मिडिल क्लास जो है ना, गंदुम के खाते हैं। अगर किसी इंसान ने सीलिक डिज़ीज़ आ गई और वो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, वो इंसान, उसको मना कर दिया जाता है, वो गंदुम नहीं खा सकता। देखो कितना बड़ा मसला है इन पाकिस्तान। वो बेचारा क्या खाएगा? ये चावल खाएगा या कुछ और खाएगा? मतलब उसका रिलाय रोटी पर नहीं है, उस बेचारे का इतना बड़ा नुकसान। देखो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें ऐसी डिज़ीज़ से बचा लिया। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, उस बंदे ने अगर गंदुम खा ली तो उस बंदे को डायरिया होना शुरू हो जाएगा, मोशन पे मोशन, वो बेचारा गया। बहुत अफसोस होता है ऐसे डिजीज़ पढ़ने के बाद। अच्छा, इसमें क्या हो रहा होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ किसके ख़िलाफ़ बनेंगी? मैंने आपको कहा ऑटो एंटीबॉडीज़, इसमें एक एंजाइम होता है जो डाइजेस्ट कराता है हमारी वीट को, मतलब हमारी गंदुम को डाइजेशन के लिए भी एक एंजाइम की ज़रूरत है। उस एंजाइम का नाम है ट्रांसग्लूटामाइनेज, ठीक है। अब क्या करो तुम लोग वही काम करो, 1 मिनट, ऑरेंज कलर उठाओ और रीड करो। ऑटो एंटीबॉडीज़ यहाँ पर डेस्मोग्लिन के खिलाफ थी, यहाँ सिलिक डिजीज़ में ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं ट्रांसग्लूटामाइनेज। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस डिज़ीज़ में हो क्या रहा है। वो बंदा गंदुम नहीं खा सकता, उसको गंदुम से एलर्जी है, तो उसको क्या होगा, अगर उसने गंदुम खा ली उसको डायरिया होगा, उसको फैटी स्टूल्स आएंगे, उसको फेलियर टू थ्राइव, मतलब उसकी भूख में मसला होगा, हर चीज़ में मसला होगा उसको। मतलब वो ग्लियाडिन नहीं खा सकता। ग्लियाडिन क्या होती है? प्रोटीन होती है जो कि हमारे वीट में होती है, हमारी गंदुम में, हमारे बारले में, हमारे राई की ग्रेन्स में। तो उस बंदे में बस इतना याद रखो कि उस बंदे में वो ये नहीं खा सकता। और दूसरा ये कि उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज में। ये एंजाइम है जो कि ग्लियाडिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है।
अच्छा, इनमें क्या होता है, ये कौन से, अब मैंने आपको कहा था हम मोस्टली पढ़े HLA-DR पढ़े थे। यहाँ पर जिस सीलिक डिजीज़ होगी ना, उस बंदे में अलील होगा HLA-DQ का मसला होगा। क्यों? आप क्यों से याद कर लो, क्यों। अब हमें पता है MHC2 प्रोटीन HLA-D से बनी हुई होती है, P होता है DQ और आता है DR, और DQ जिसमें अलील में मसला होगा ना, उसको सीलिक डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा है। इतनी सी बात है, और ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये फैक्टर याद रखो, फैक्टर क्या है और डिजीज़ क्या है, और उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ बन रही हैं। अब आ जाती है नोवेन डिजीज़। हमारे पास 2 डिजीज़ हैं इसमें, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, इसे कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इसमें हमारे पास 2 डिजीज़ हैं, इसमें MCQs आता रहता है। अच्छा, मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, इसमें 2 डिजीज़ हैं, एक क्रोहन डिजीज़ है और एक अल्सरेटिव कोलाइटिस है। नाम खुद याद रखोगे, क्रोहन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। इन दोनों में इन्फ्लेमेशन हो रही है हमारी GIT ट्रैक में। अब इसमें जो क्रोहन डिजीज़ है ना, इसमें याद रखना इलियम में मसला हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, और इसमें ना इतना ये गंदी डिजीज़ है, ये एंड में ना अल्सर में तब्दील हो जाती है। लेकिन इसमें कहाँ हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही है, रेक्टोसिग्मॉइड क्लाइन में, रेक्टोसिग्मॉइड क्लाइन, कोलॉन में, सॉरी कोलाइन, कोलॉन में हो है क्या, इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है। इसमें ना ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं और इलियम को डैमेज करती हैं और इन्फ्लेमेशन करा देती हैं। यहाँ पर रेक्टोसिग्मॉइड को डैमेज करती हैं और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करा देती हैं। अच्छा, अब याद रखना तुम लोगों ने अब तक जितनी मैंने तुम लोग डिजीज़ पढ़ाई हैं, पहले मैंने स्किन की बात की है, फिर मैंने GIT की बात की है। अगर स्किन की बात करो तो मैंने P से याद कराई थी, पेम्फाइगस पसोरियासिस। जो पेम्फाइगस थी ना, मैं म्यूज़िक भी साथ साथ लगा रही हूँ, जो पेम्फाइगस थी उसमें एक प्रोटीन थी डेस्मोग्लिन, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन रही थी, और जो पसोरियासिस थी उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही थी, और उसमें क्या हो रहा था, हमारे पास MHC1 में मसला हो रहा था, ठीक है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही थी। अब हमारे पास आ जाती है GIT से रिलेटेड एक सीलिक डिजीज़, जो कि गंदुम नहीं खा सकता वो इंसान। उसमें क्या होता था टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेस एंजाइम के खिलाफ, जो कि प्रोटीन ग्लियाडिन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और वो बंदा गंदुम वगैरह नहीं खा पाएगा। फिर आ जाते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसमें हमने डोज डिजीज़ पढ़ी। उसमें क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक क्रोन डिजीज़ पढ़ी, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस पढ़ा। इसमें इलियम में हो रही है और इसमें रेक्टोसिग्मॉइड कोलॉन में हो रही है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और इसमें HLA जीन में कौन सा मसला आएगा, HLA जीन का तो इन्होंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ है कि T हेल्पर 1 और T हेल्पर 17 फैक्टर्स क्या हैं, मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। आपने कैसे याद करना है इस डिज़ीज़ को, कि भाई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, जिसमें क्रोन डिजीज़ है, अल्सरेटिव, एक इलियम, ये इलियम में होती है, रेक्टोसिग्मॉइड कोलॉन में होती है। MCQs आ सकता है इलियम में कौन सी हो रही है, अल्सरेटिव या ये, तो आपने इसमें लिखना है। और क्लिनिकल फाइंडिंग्स, वहाँ डायरिया हो रहा था और क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, यहाँ ब्लडी डायरिया हो रहा है, ठीक है, यहाँ ज़्यादा खतरनाक है, और ये अल्सर में कन्वर्ट हो जाए। कॉज किया T हेल्पर 1 और 17 की वजह से, और उनमें भी कुछ ऐसे हैं, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरल्यूकिन 12 23, ये याद ना भी करो, इतना नहीं है, इतना ज़्यादा डीप ना जाओ, बस डिजीज़ का याद रख लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब आ जाते हैं लास्ट, IgA नेफ्रोपैथी। इसमें क्या हो रहा है, IgA नेफ्रोपैथी सिंपल इज़ दैट, याद रखना हमारे पास किडनी है, किडनी में ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस के बाद हमारे पास प्रोक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है, और कलेक्टिंग डक्ट होता है। ये हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है, और ग्लोमेरुलस का किसको नहीं पता, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, हमारी IgA जो होती है ना, IgA एंटीबॉडीज़ मोस्टली ग्लोमेरुलस के साथ पड़ी हुई होती हैं, ताकि उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, IgA, ठीक है, पड़ी हुई होती हैं। अब हमारा ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज़ जो कि IgA को अपना नहीं समझती, वो समझती हैं कि ना ये IgA हमारा नहीं है, तो उसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़, मतलब IgA के खिलाफ ही है वो खुद ऑटो एंटीबॉडीज़, इनके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बना लेती हैं। तो क्या होता है, ये
हमारे ग्लोमेरुलस के करीब करीब बड़ी हुई होती हैं, तो ये जब IgA यहाँ बहुत ज़्यादा है तो यहाँ आके ऑटो एंटीबॉडीज़ रिएक्ट करती हैं IgA के खिलाफ। तो वो ना ग्लोमेरुलस को भी डैमेज कर देती हैं। जब आपको पता है ग्लोमेरुलस डैमेज हो जाए, ये किस किस को बात नहीं पता। मुझे एक बात बताओ, ये वाली बात तो मेरे ख्याल से मेडिकल चाहे नर्स हो, चाहे AHS का कोई स्टूडेंट हो, चाहे MBBS को, चाहे BDS को, जब भी वो अपने घर में अल्लाह ना करे किसी भी बंदे का ये सुनते हैं ना कि ना उसकी यूरिन से ना ब्लड आ रहा है, तो वो ये कहते हैं किडनी का मसला होगा। फ़ौरन उनका ना माइंड क्लिक करता है किडनी का इशू होगा, किडनी का इशू होगा। गुर्दे की आखिरी स्टेज ये होती है कि आपकी यूरिन में क्या हो रही होती है, आपका ब्लड आ रहा होता है, और ब्लड में यूरिन की मेडिकल टर्म होती है हीमाचूरिया हो रहा है, हीमाचूरिया हो रहा है। और अगर प्रोटीन, और पहले पहले प्रोटीन्स आती हैं ब्लड में, फिर रेड ब्लड सेल्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन हो रही है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया। जब ग्लोमेरुलस इन्फ्लेम करता है तो रेड ब्लड सेल्स अब भी क्रॉस कर जाते हैं ग्लोमेरुल, और वो ब्लड में आना शुरू हो जाते हैं, और प्रोटीन्स भी क्रॉस हो जाती हैं, और उस बंदे को हीमाचूरिया हो जाएगा और प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। हीमाचूरिया और प्रोटीन बुक में लिखा हुआ है, दिखाती हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, कहाँ गए मेरे शॉर्ट नोट्स? कहाँ बनाए हुए हैं, एक मिनट रुको। बस अगर नहीं भी बनाए हुए मुझे नहीं मिले, पता नहीं मैंने कहाँ डाल दिया। अच्छा, IgA में क्या हो रहा है बेसिकली, आपने ना इसको हाईलाइट कर लेना है कि हमारे पास ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो रहा है, और जहाँ पर भी ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ हीमाचूरिया होगा और प्रोटीन यूरिया होगा। मतलब ब्लड आना शुरू हो जाएगा यूरिन में और प्रोटीन आना शुरू हो जाएगी यूरिन में, और ये एंड स्टेज होती है रीनल डिजीज़ की। आपको पता है जब भी आपके ब्लड आना शुरू हो जाए, आपकी किडनी मतलब ख़त्म हो चुकी हैं, और हो क्या रहा है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं IgA के खिलाफ। सिंपल इज़ दैट। ज़्यादा डिटेल ना भी करो, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो कहती हूँ बस। अच्छा, अब तक जितनी भी डिजीज़ पढ़ी हमने, स्किन की पढ़ी, GIT की पढ़ी, और लास्ट में हमने ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की डिजीज़ पढ़ी, जिसको IgA नेफ्रोपैथी कहते हैं। नाम से जाहिर है IgA के ख़िलाफ़ क्या हो रही है, एंटीबॉडीज़ बना रहा है कोई। बस ये सारा कुछ था। और अब हम पढ़ेंगे कौन से डिजीज़ इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन्स, ऐसी डिजीज़ जो मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर देते हैं। अब UHS का मोस्ट फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, SLE, और हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके बाद वस्कुलाइटिस भी है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड पास्चर सिंड्रोम, ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है, तो ये सारा हमने करना है, थोड़ा सा रहता है, इतना ज़्यादा नहीं है। इस वीडियो को मैं यही एंड कर रही हूँ, फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो पे आ जाओ, इसका पार्ट 4 रिकॉर्ड करूँगी। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर पे।